एक माँ का इंसानी फितरत में सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। एक माँ जो अपनी बच्चों की खरोच पर पूरी दुनिया से लड़ जाती है। लेकिन क्या आप सोच सकते हो, वही माँ अपने बच्चों के साथ कार की पिछली सीट पर बैठी है और बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का बहाना बना रही है। उसी कार की डिक्की में पिता की कटी हुई गर्दन एक प्लास्टिक बैग में रखी हुई है। एक कहावत है, कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भरता है तो उसके अंदर से आवाजें नहीं आती, लेकिन जब उस घड़े को नाले की गंदगी में बहाया जाता है तो उसकी सड़न पूरे शहर का दम घोंट देती है। 25 दिसंबर 2025 सुबह के ठीक 9 बजे चंदोसी का वो इलाका जहाँ सुबह शाम हर वक्त वहाँ पर भीड़ रहती है, लोग चलते फिरते रहते हैं, मानो वो एक ऐसा रास्ता था शोर शराबों से भरा हुआ रहता था। एक दिन वही रास्ता एक ऐसी खामोशी से भरा हुआ, उसे चीरने के लिए इंसान नहीं बल्कि शिकारी परिंदे, आवारा कुत्तों का झुंड ही काफी था। उस नाले के किनारे कुत्तों का शोर सुनाई दे रहा था। ये एक ऐसा ऐलान था जो इंसानियत के कलेजे को हमेशा के लिए तोड़कर रख देगी। उस नाले के अंदर एक बड़ा सा काला बैग पड़ा हुआ था जिसे कुत्तों ने फाड़ दिया और अंदर से एक मांस का लोथड़ बाहर निकल रहा था। देखकर वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। अपनी नाक पर रुमाल रखकर तमाशा देख रहे थे। थोड़ी देर बाद में वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। जब पुलिस वाले ने अपने लाठी से उस काले बैग को पलटा, वहाँ पर खड़ा हुआ हर शख्स कांप उठा। ये कोई मरा हुआ जानवर नहीं था, ये एक इंसानी शरीर था। वो इंसान पूरा कटा हुआ था, एक बिना सिर का शरीर, बिना हाथ का, बिना पैरों का, एक ऐसा जिस्म जिसे किसी इंसान ने ग्राइंडर मशीन से इतना बेरहमी से काटा उसकी हड्डियां तक छिल गई और ये शरीर पानी में पड़ा पड़ा फूल चुका था, उसकी खाल गल चुकी थी। अब इन सब चीजों के बाद इस शरीर की पहचान करना नामुमकिन, यानी ये पता नहीं लगाया जा रहा था कि ये कौन है। अब वो सिर्फ एक मांस का टुकड़ा बचा हुआ था जिसे किसी ने कुड्डे की तरफ फेंक दी, लेकिन कुदरत अपना सबूत छोड़ देती है। जब फोरेंसिक टीम ने उस बॉडी को बाहर निकाला तो सड़ी हुई चमड़ी के नीली स्याही से बना हुआ एक निशान चमक उठा और उसके शरीर पर नाम लिखा हुआ था, राहुल। एक नाम, एक पहचान। उसी बैग में मिली थी एक फटी हुई टी शर्ट और उस पर लिखे हुए शब्दों ने पुलिस के होश उड़ा दिए। और टी शर्ट पर लिखा हुआ था टाइम फॉर चेंज, यानी वक्त बदलने वाला। और चंदोसी इलाके की पुलिस के रजिस्टर के पन्ने पलटने लगे, गुमशुदगी की लाइन लग गई और तभी उनकी नजर रुकी 24 नवंबर की एक रिपोर्ट पर। इस रिपोर्ट को लिखवाने वाली थी रूबी, एक रोती हुई पत्नी, 2 बच्चों की मां, जिसने रिपोर्ट लिखवाते वक्त पुलिस को बताया था उसका पति राहुल गायब है। पुलिस को लगता है कि हमें राहुल की बॉडी मिल गई है, यानी ये पूरा केस सुलझ गया है। पुलिस ने ये लाश रूबी को सौंपी। रूबी ने ये बॉडी देखी, कोई खौफ था और नहीं उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। एक पत्नी जिसका पति इस दुनिया से जा चुका है, उसके सामने उसका शरीर रखा हुआ, उसको इतनी भी फिक्र नहीं हुई। रूबी ने उस टैटू को देखा, उसकी टी शर्ट पर लिखा हुआ था। उसने बड़ी बेरुखी से कह दिया कि ये मेरा पति नहीं है और इसी टाइम ये कहानी मिसिंग केस से बदलकर हिंदुस्तान का सबसे भयानक ब्लाइंड मर्डर केस में तब्दील हो गए। ऐसी पत्नी जिसने अपने ही पति की लाश को पहचानने से मना कर, क्या रूबी को अपने आप पर पूरा यकीन था? उसने गुनाह के सारे सबूत गंगा की लहरों में दफन कर दिए, या फिर रूबी को अपनी साजिशों पर भरोसा था कि वो पकड़ी नहीं जाएगी? आज मैं आपको उस अंधेरी कोठरी में लेकर जाऊंगा जहां पर प्यार का कत्ल हुआ है, रिश्तों की ग्राइंडिंग हुई है, एक माँ ने अपने ही बच्चों के हाथ अपने पिता के मौत के सामान फिकवाए। ये संभल का वो सच है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर रोता हुआ इंसान मजलूम नहीं होता। राहुल कुमार, जिसकी उम्र 32 साल थी, एक ऐसा इंसान जो मिस्त्री था, ईंटों की चुनाई करता था, उसकी अपने हाथों में अपनी मेहनत की धूल थी। वो इंसान अपने खुद से मेहनत कर कर अपने घर को पालता था, वो दिन रात पसीना बहाता था ताकि वो उसकी पत्नी रूबी के लिए एक छोटा सा मकान बना सके। राहुल ने मेहनत कर 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 पैसा कमाया और अपने ससुराल के पास एक घर बनाया। उसने ये मकान ये सोचकर बनाया कि अपनों का साथ रहेगा। बाद में राहुल ने एक जूते चप्पल की दुकान खोली ताकि उसके 10 से 12 साल के बच्चों का भविष्य संवर सके। राहुल एक नॉर्मल आदमी था, उसकी पूरी दुनिया उसकी मेहनत और परिवार तक सिमटी हुई थी। यानी राहुल सुबह अपने काम के लिए घर से निकलता, लेकिन इसी घर की दूसरी मंजिल पर एक और दुनिया पल रही थी, राहुल की पत्नी रूबी, जिसे
मोहल्ले की एक पर्देदार औरत समझा जाता था। असलियत में वो इंटरनेट के अंधेरे रास्तों की रानी बन चुकी थी। अब धीरे धीरे रूबी के दिमाग में अब साजिशों का जाल बिछ रहा था। फेसबुक और इंस्टाग्राम उसके लिए सिर्फ सोशल मीडिया नहीं था कि एक शिकार ढूंढने का अनोखा तरीका। राहुल की पत्नी रूबी का असली धंधा था हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट। रूबी का तरीका इतना शातिर था, कानून भी उसके कदमों में गिर जाता था। रूबी मासूम लोगों को अपने जाल में फंसा उन्हें अपने करीब लाती और फिर शुरू होता था रूबी का असली खेल। छेड़छाड़ और रेप के फर्जी मुकदमों की धमकी। चंदोसी के थानों में रूबी के नाम की दहशत फैली हुई थी। वो पुलिस से नहीं डरती थी, वो कभी कभी पुलिस वालों से ही उलझ जाती थी। रूबी का एक भाई था, इसका नाम था जुगनू, जो खुद एक स्ट्रीट शीटर था और वो सलाखों के पीछे था। और रूबी का भाई रूबी की असली ताकत थी। पूरा मोहल्ला रूबी से कतराता था। उन लोगों को पता था अगर हमने इस औरत से पंगा लिया पूरे मोहल्ले में इज्जत और जिंदगी की नीलामी हो जाएगी। तरफ बेचारा राहुल जो ईंटे और ग्यारे में उलझा हुआ, वो इंसान कभी समझ ही नहीं पाया जिस औरत के साथ उसने 7 फेरे लिए, लेकिन वो असलियत में एक जहरीली नागिन बन चुकी थी। देखो, जब कोई इंसान घर में गलत कर रहा हो तो घर वालों को पता होता है कि कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। ऐसे ही राहुल को भी पता था कि रूबी कुछ गलत काम कर रही है और इनके घर में रोज झगड़े होते थे। राहुल चिल्लाता था रूबी ये सब धंधा बंद कर, लेकिन जब एक बार इंसान लालच में चला जाता है तो वो जल्दी वहां से बाहर नहीं निकल पाता। और ऐसे ही रूबी की आंखों में दौलत का लालच था और हवस का एक ऐसा नशा था उसे अपने पति की ईमानदारी बोझ लगने लगी। और इसी नफरत के बीच में एंट्री होती है 2 और किरदारों की, अभिषेक और गौरव। कहने को तो ये दोनों रूबी के मुंह बोले भाई थे और उनके बच्चों के मामा, लेकिन बंद कमरों में इनकी हकीकत कुछ और थी। रूबी एक ही वक्त 3 मर्दों के साथ एक खतरनाक ट्रायंगल खेल रही थी और इसी खेल में रूबी ने अभिषेक से 1.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। और जब इस सब चीजें बीती तो अभिषेक ने रूबी से दूरी बना ली, तो उसने फिर गौरव को अपना हमराज बना लिया। गौरव जो रूबी के पति राहुल की गैर मौजूदगी में रूबी के बिस्तर तक पहुंच चुका था। रूबी का पति राहुल एक मेहनती इंसान, उसे लग रहा था कि वो अपनी मेहनत से अपने घर की नींव मजबूत कर रहा है, लेकिन राहुल को अंदाजा नहीं था उसी नींव के नीचे उसकी कब्र खोदने की तैयारी शुरू हो चुकी है। 17 नवंबर की काली रात करीब आ रही थी जब मामा के मुखौटे उतरने वाले थे। मदर इंडिया का नकाब फाड़ एक कातिल बाहर आने वाली थी। 17 नवंबर 2025 हवा में एक अजीब सा भारीपन था। उस वक्त राहुल घर पर नहीं था, वो भांजी की शादी के लिए सामान के लिए शहर से बाहर गया हुआ था और इससे कम से कम रूबी को ये लगा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात के करीब 11 बज रहे थे। रूबी ने अपने दोनों मासूम बच्चों को घर के बगल वाले अंधेरे गोदाम में सोने के लिए भेज दिया ताकि वो अपने शिकारी दोस्त गौरव के साथ जिस्म की नुमाइश कर सके। ये पूरा घर खाली था, इनके इरादे गंदे थे और दरवाजे की कुंडी बंद थी। रात के करीब 2 बज चुके थे, सभी लोग सो रहे थे। राहुल वापस घर लौट आता है। उसने जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला और ये सब देखकर उसके पैर तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी पत्नी को यानी उसने अपने बच्चों की माँ को एक पराये मर्द के साथ ऐसी हालत में देखा जिसे कोई भी पति बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब देखकर राहुल का खून खोल उठा। जिस घर को उसने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था, उसकी पत्नी रूबी ने उस घर को जहन्नुम में बदल दिया। चीख पुकार शुरू हुई। राहुल चिल्लाया, आज इस बेशर्मी का अंत हो, आज मैं पूरे समाज को तुम्हारी असलियत बताऊंगा। जब राहुल रूबी को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने वाला था, जब रूबी के दिमाग के अंदर एक शैतानी आइडिया था। उसे डर लगा उसकी बदनामी का, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, अपनी जिंदगी खराब होने का, कि ब्लैकमेलिंग की दुनिया उजड़ने। उसे एकदम में डर लगने लगा कि अब मेरी जिंदगी खत्म होने वाली। रूबी ने गौरव की तरफ देखा जो उसके साथ सोया हुआ था। रूबी ने जो गौरव से शब्द कहे वो राहुल के लिए डेथ वारंट बन गए। रूबी ने गौरव से कहा, इसे मार डालो, इसे अभी खत्म कर दो। इसी जाल से राहुल जब तक संभल पाता उससे पहले गौरव ने एक लोहे की भारी रोड से उसके शरीर पर वार किया। उसके सर पर पीछे से एक जोरदार हमला। इसी हमले के साथ राहुल फर्श पर गिर पड़ा और खून वहाँ की फर्श और खिलौनों पर जा गिरा। और ये सब चीजें करने के बाद उसकी पत्नी रूबी का कलेजा नहीं कांपा। उस समय वो एक औरत ने एक कसाई बन चुकी थी, एक पति जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, इसके साथ उसे पूरी जिंदगी बितानी। और फिर रूबी ने उसके पास में पड़ा हुआ एक हथौड़ा उठाया, जिस हथौड़े से राहुल जूते की कीले ठोकता था। रूबी ने उसी हथौड़े से उसके सिर पर कई बार वार की। रूबी उसे जब तक हथौड़े से मारती रही जब तक राहुल की सांसों ने राहुल का साथ नहीं छोड़ा। राहुल जो दिन रात मेहनत करता था, अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहता था
और इसी समय उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। जमीन पर राहुल का शरीर बेजुबान पड़ा, चारों तरफ कमरे में खून बिखरा हुआ था। रूबी को अपने पति की मौत का गम बिल्कुल भी नहीं। उसे एक फिक्र थी कि सबूत मिटाने की। अगर किसी को पता चल गया तो उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो वो जल्दी से जल्दी पूरे सबूत मिटाना चाहती। बगल के गोदाम में उसके बच्चे सोए हुए, सुबह होने वाली थी और उसी सुबह जो शुरू होने वाला था उनका एक भयानक डिस्पोजल प्लान शुरू होने वाली थी, उनकी एक असली दरिंदगी, क्योंकि अब उन्हें लाश को छुपाना और सबूत मिटाना बाकी था। 18 नवंबर की सुबह उनके बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस घर के अंदर कांप देने वाला मंजर था। जब सुबह होती है, रूबी अपने बच्चों को नींद से जगाती, उन्हें तैयार करती है और वहीं उसी गोडाउन से उन बच्चों को स्कूल में भेज दिया। मासूम बच्चों को पता नहीं था जो माँ अपने हाथों से उनके लिए अभी टिफिन पैक कर रही है। माँ ने कुछ घंटों पहले उनके बाप का गला रेत दिया। जैसे ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पत्नी ने शुरू किया अपना शैतानी काम और वो कहीं से टाइल्स काटने वाली ग्राइंडर मशीन किराए पर लेकर आया और रूबी मार्केट गई और वहां से लेकर आई 2 बड़े ट्रेवल बैग और ढेर सारी प्लास्टिक की थैली, बरस जहाँ पर पूरा परिवार बैठकर कभी हंसी मजाक किया करते थे, एक साथ रहते थे। और वहीं पर राहुल की लाश को ठिकाने लगाने का काम किया जा रहा था और उन्होंने ग्राइंडर से एक इंसानी शरीर को टुकड़ों में बदल दिया। इन लोगों ने उनके हाथ पैर सब कुछ अलग कर दिए। कोई बता नहीं सकता था कि ये इंसान है। दोपहर होती, बच्चों के स्कूल से वापस आने का टाइम शुरू हो चुका। डर लगा हुआ था कहीं पर बच्चे ना आ जाए और ये कसाई खाना ना देख ले। और फिर रूबी ने अपना मास्टर प्लान चलाया। उसने गौरव को बच्चों को लेने के लिए भेज दिया और गौरव उन बच्चों को डायरेक्ट घर लाने की बजाय एक होटल में ले गया। बच्चे पूछते हैं मम्मी पापा कहाँ पर। गौरव उन बच्चों से कहता है आज तुम्हारी मम्मी का मूड खराब है, लोग आज खाना बाहर ही खाएंगे। और घर पर उनकी माँ फर्श से उस खून को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। और अब शाम के 4 बज चुके और फिर बच्चों को ट्यूशन पर छोड़ फिर शुरू हुआ इनका सबसे क्रूर सफर। गौरव ने 3500 रुपए में एक टैक्सी बुक की और इसी टैक्सी की डिग्गी में 2 बैग रखे। एक बैग में राहुल के सिर और हाथ पैर थे। ये लोग अब गाड़ी को लेकर वहाँ से रवाना हो चुके थे और इनके घर से 50 किलोमीटर दूर राजघाट की गंगा नदी। आप एक बार उस मंजर को सोचकर देख, कार की पिछली सीट पर उसके 2 मासूम बच्चे बैठे हैं और खिड़की से बाहर देखते हुए वो लोग खुश हो रहे हैं। मम्मी आज उन्हें राजघाट घुमाने ले जा रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं उनके पैरों के ठीक नीचे कार की पिछली डिग्गी में उनके पिता का कटा हुआ शरीर पड़ा। जब कोई चीज पड़ी रहती है, बच्चे पूछते हैं इसके अंदर क्या। वैसे ही उनके बच्चों ने पूछा इन बैगों के अंदर क्या है। ये सब सुनकर भी रूबी के चेहरे पर एक भी थकन महसूस नहीं हुई। उसने अपने बच्चों से बड़ी शांति से कहा बेटी इसमें खंडित मूर्तियां हैं, हम लोग खंडित मूर्तियों को घर के अंदर नहीं रख, इन्हें गंगा में विसर्जित करना होता है। गंगा की लहरों में राहुल का सर और हाथ पैर समा गए। उन लोगों ने पूरे सबूत मिटा दिए। कम से कम उन लोगों को ऐसा ही लगा उस रात भी बच्चों को घर नहीं बल्कि गोडाउन यानी गोदाम में सुलाया हो। रात के सन्नाटे में गौरव ने अपनी स्कूटी निकाली और अब वो दूसरा बैग उठाता है जिसमें राहुल का बाकी शरीर था और उस दूसरे बैग कंदोसी इलाके के उस नाले में फेंक दिया। एक इंसान की अस्थि को कचरों के बीच में ठिकाने लगा दिया। अब इन दोनों का सारा काम पूरा हो चुका था। इन्होंने सारे सबूत ठिकाने लगा दिए। अब बारी थी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की। अब शुरू होने वाला था इनका एक ऐसा खेल, पति के खो जाने का ड्रामा। और इसी ड्रामे ने पुलिस को भी कई हफ्तों तक अंधेरे में रखा। इस वारदात को 5 दिन खत्म हो चुके थे। रूबी ने अपने चेहरे पर बेचारी औरत का नकाब ओढ़ लिया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। 24 नवंबर को रूबी चंदोसी थाने पर पहुंचती है। पुलिस के सामने रोती हुई अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है। उस समय पुलिस को लगा एक सिंपल साधारण सा केस है, उसका पति कहीं पर चला गया हो या फिर किसी हादसे का शिकार हो गया हो। पाप कितना भी गहरा दफन हो, वो जमीन फाड़ कर बाहर आ ही जाता है। इस वारदात को अब 3 हफ्ते बीत जाते जब कुत्तों ने उस शरीर को नाले से बाहर खींचा। जब इस वारदात का पुलिस को पता चलता है तो पुलिस के सामने ये केस एक ब्लाइंड केस था। जिसका चेहरा गायब था, जिसके हाथ गायब थे, जिसके पैर गायब थे। इन पुलिस को लगा अब इस शरीर की पहचान कैसे करें। 5 दिन तक ये शरीर मोर्चरी में लावारिस पड़ा रहा। लेकिन 20 दिसंबर को जब इस शरीर का पोस्टमार्टम होता है तो इस समय रूबी ने नहीं बल्कि कुदरत ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। राहुल के सड़े हुए मांस के नीचे बाईनी बाजू पर एक नाम लिखा हुआ था राहुल। पुलिस ने अब तक की सारी मिसिंग रिपोर्ट खंगाली और पुलिस वालों के हाथ में लगती है एक कंप्लेंट रूबी, जो रूबी ने अपनी पति की गुमशुदगी के लिए लिखवाई थी। पुलिस को लगा कि पत्नी उसके पति की पहचान इस टैटू को पहचान कर लेगी।
पुलिस को लगा कि ये केस यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। रूबी को बुलाया जाता है, रूबी के सामने इस बॉडी को लाया जाता है, उस शरीर पर लिखा हुआ नाम बताया जाता है। रूबी ने पहले उस टैटू को देखा, ये शरीर इतना पुराना हो चुका था कि ये सड़ चुका। इसे देखकर भी रूबी बिना पलक झपकाए ये बोल दिया कि ये मेरा पति नहीं है, ये मेरे पति नहीं है, ये कोई और राहुल होगा। इतनी बेरुखी एक पति जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, पूरी जिंदगी एक साथ बिताने की कस्में खाई थी, अपने पति को देखकर कह रही है ये मेरा पति नहीं है। वो उसके ही पति का टैटू था, वो उसे देखकर मुकर गई और यहीं से पुलिस का शक यकीन में बदल गया। ये सब देखने के बाद इंस्पेक्टर एक चाल चलता, पुलिस वालों ने रूबी से राहुल की और फोटो मांगी ताकि हम ये पहचान को पक्का कर सके। कुछ फोटो पुलिस वालों को देती है, तो यहीं से वो शुरू हुआ जो हर अपराधी के साथ होता है। रूबी ने जो फोटो पुलिस वालों को दी थी, उस फोटो में राहुल ने वही टी शर्ट पहनी हुई थी जो राहुल की लाश के साथ में मिली थी और जिस पर वही शब्द टाइम फॉर चेंज, वक्त बदलने वाला है। अब ये सिर्फ टी शर्ट नहीं, ये राहुल की एक बेजुबान गवाही थी। ने इस केस में सख्ती की, रूबी की पूरी झूठ की दीवार ताश की पत्तों की तरह ढह और गौरव पकड़ा और वो गौरव पकड़ा जाता है और फिर जो सच बाहर आता है उसने संबल की रूह को कपा दिया। इसको शक था, पूरा पता चल चुका था कि रूबी ने उसके पति का मर्डर किया, रूबी ने उसका कत्ल किया। हेरा ने उसकी बेशर्मी पर थी। जेल जाते वक्त उसने पुलिस की आंखों में आंखें डालकर बोला मुझे पकड़ तो लिया है लेकिन सजा नहीं दिला पाओ। राहुल का सिर तो गंगा में बह गया, पर डीएनए कराते रहे ना, कोर्ट में क्या सबूत दोगे। रूबी को लगता नो बॉडी नो मर्डर का फॉर्मूला उसे बचा ले, लेकिन रूबी ये भूल गई थी आधुनिक विज्ञान और बच्चों का डीएनए कभी झूठ नहीं बोल। राहुल के घर के कोने कोने यहाँ तक कि हीटर की जाली से भी राहुल के खून के धब्बे मिले। रूबी को लगता है उसका पूरा खेल खत्म हो चुका है, पर हकीकत ये थी ये खेल तो अभी शुरू ही हुआ था। ये पूरा केस एक कत्ल का नहीं है, केस उस समाज का जहां रिश्तों की पवित्रता डिजिटल आवाज और जल्दी पैसे कमाने वाले रास्तों ने निगल लिया है। राहुल कुमार की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं है, बल्कि ये कत्ल उस भरोसे का के दम पर ये पूरा घर चलता था। एक पिता जो घर की नींव होता है और इसी राहुल ने 15 साल पहले रूबी से लव मैरिज की, ये सोचकर कि वो साथ में मिलकर दुनिया बसाएंगे। लेकिन उस बेचारे को क्या पता जिस औरत के साथ उसने 7 फेरे लिए अपनी जिंदगी बिताने के सपने देखे, वो एक दिन उसे टुकड़ों में बांटकर गंगा की लहरों में बहा देगी।